हेलो फ्रेंड, सार्थक एजुकेयर में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज मैं फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या मूल अधिकार को परिभाषित किया जा सकता है। तो इस मामले में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी शब्द को या अवधारणा को परिभाषित करने का अर्थ होता है कि उसे एक सीमा में बांध देना। और जब आप शब्दों की सीमा में बांध देते हैं तो उसकी समावेशी प्रकृति समाप्त हो जाती है तथा उसमें नए नए चीज़ों को जोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने और साथ साथ भारत के संविधान की भी ये प्रवृत्ति है कि किसी भी अवधारणा को परिभाषित करने से बचती है। उसी प्रकार मूल अधिकार को भी परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरी बात मैंने बताया था कि मूल अधिकार का स्रोत क्या है। मूल अधिकार का स्रोत मूलतः जो है एक तरह से कहिए कि नैसर्गिक अधिकार या नैसर्गिक न्याय है। तीसरी बात यह है कि सभी मूल अधिकार नैसर्गिक न्याय हैं, किंतु सभी नैसर्गिक न्याय मूल अधिकार नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के जो है देखा जाए तो मूल अधिकार का वास्तविक उद्देश्य क्या है, वह इस पर चर्चा जो है किया जाए। इसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है और इसका जो है एकमात्र उद्देश्य है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो मूल अधिकार का जो है मूल उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। अब मैं चर्चा करता हूं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को कहां स्थान दिया गया है। तो मूल अधिकार को वास्तव में जो है स्थान तीसरे जो है भाग में, भारतीय संविधान के तीसरे भाग में स्थान दिया गया है। दूसरी बात यह है कि इस भाग में कुल जो है देखा जाए तो कुल अनुच्छेदों की संख्या 12 से लेकर के 35 तक है। कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 12 से लेकर के 35 तक। तीसरी बात यह है दोस्तों कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार को की प्रेरणा ली गई है वो अमेरिकी संविधान से। हमारे संविधान में मूल अधिकार की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। अब एक बात यह है कि देखा जाए तो मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। मूल संविधान में कुल कितने अधिकार थे? कुल 7 प्रकार के अधिकार थे। लेकिन देखिए तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को 31 से हटाकर, अनुच्छेद 31 कहा जाए इसको, अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300 को में स्थापित कर दिया गया। और वर्तमान में जो है यह क्या है, मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। यह क्या है? एक विधिक या कानूनी अधिकार है। अब एक बात यह भी है कि दोस्तों जो है देखा जाए तो कि अनुच्छेद 19(1)(f) में भी संपत्ति के अधिकार थे। अनुच्छेद 19(1)(f) में भी संपत्ति के अधिकार थे, तो उसे भी हटा करके जो है इसी में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में जो है कुल मिला करके जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। और उन 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का विभाजन इस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 में देखा जाए तो समता का अधिकार, और यह अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद आपका 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यह अनुच्छेद है आपका 23-24। चौथा अगर देखा जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और इसमें जो है देखा जाए तो ये 25 से लेकर के 28 तक। पांचवा क्या है? पांचवा जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद जो है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार है, यह अनुच्छेद 29-30 है। और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। तो देखा जाए तो यह अनुच्छेद आपका 32। तो अनुच्छेद 32 जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा बताया है, किंतु जो है वास्तविक रूप से देखा जाए तो B.R. अम्बेडकर के जो विचार है संविधान की मूल आत्मा के प्रति, अनुच्छेद 32 के प्रति, वो सर्वाधिक स्वीकृत विचार है। सबसे ज़्यादा जो है स्वीकार इसे ही किया जाता है।